स्ट्रेट लाइन पार्ट 2 आज हम कर रहे हैं, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये कम्पिटिटिवली आएगा, ठीक है ना। कम्पिटिटिवली आपको एनटीएससी में या और भी कोई ओलंपियाड वगैरह में आपके काम के आएंगे, ठीक है ना। बोर्ड में इसका जो भी हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पूरा किया था वो 10th तक का, वो सारा बोर्ड में आ सकता है। बाकी जो भी हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन ये बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कम्पिटिटिवली हाँ जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर अपन कर रहे थे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोगों ने पिछली बार हमने देखा था इंक्लिनेशन क्या होता है और स्लोप क्या होता है, ठीक है जी। इंक्लिनेशन क्या होता है और स्लोप क्या होता है ये हमने पिछली बार देखा था। उसके अलावा हम लोग 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ चुके हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताएं, ठीक है जी। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताएं क्या आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पास कर रहा हो 1,2, ठीक है जी। पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का तो इंक्लिनेशन हो और 1,2 से वो पास कर रही हो। बताएं जी आंसर क्या आएगा, ठीक है। पिछली बार अपन कर चुके हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप बताएं आंसर क्या आएगा। बोर्ड में बस सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा। हाँ चेंज भी हुआ है ना सिलेबस, जो रिड्यूस किया है, पर कंपटीशन में सब आएगा भाई, ठीक है जी। एक बच्चे ने आंसर दिया है y = x+1। देखते हैं भाई। चलिए करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है ना। सभी बच्चों के पास कॉपी हो, आंसर जरूर दे रहे हो, क्योंकि लास्ट में मैं चेक जरूर करता हूँ कि कितने बच्चों ने क्लास अटेंड करी और किस किस के आंसर आए हैं, ठीक है ना। तो फिर बाद में ये मत कहना कि सर क्यों फोन कर रहे हो घर पे। चलिए जी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी पास कर रही है 1,2 से और इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। तो अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा यानी कि हो जाएगा टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। तो इतना तो क्लियर है, स्लोप की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है जी। स्लोप की वैल्यू 1 आ रही है। अभी आपको अगर 1 पॉइंट फॉर्म याद हो, 1 पॉइंट फॉर्म जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, 1 पॉइंट फॉर्म क्या कहती थी कि हम लोग किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर हमें क्या क्या दो चीजें पता होनी चाहिए कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, वी नीड 2 क्वांटिटीज टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या क्या? एक तो स्लोप पता होना चाहिए और एक कोई एक पॉइंट पता चल जाए जहां से वो पास कर रही है। तो वहां पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? फॉर्मूला होता था y - y1 = mx - x1। यहाँ पर x1 और y1 तो वो पॉइंट है जहां से लाइन आपकी पास करती है, और m है उसका स्लोप। तो x1 y1 तो है 1,2, पुट कर देते हैं y - y1 की जगह आ जाएगा 2, स्लोप की वैल्यू है 1, फिर आ जाएगा x - x1 की जगह आ जाएगा भाई 1, ठीक है जी। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसको अब आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आ जाएगा x, y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -1 इधर आके +1, ये हो जाएगा -1। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, y बराबर में x+1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। y बराबर में x+1 इज योर आंसर। क्लियर है बात ये? ठीक है जी, y बराबर में x+1 इज योर आंसर, ठीक है। करने को आप देखो, 1 पॉइंट फॉर्म के थ्रू ही हमने एक और फॉर्म निकाली थी, आपको याद हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म के साथ ही हमने एक और फॉर्म निकाली थी, क्या थी वो? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हम लाइन की इक्वेशन को क्या मानते थे? y बराबर में mx + c मानते थे, ठीक है जी। y बराबर में mx + c मानते थे। m की वैल्यू तो 1 आई हुई है क्वेश्चन में, तो वो पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी y बराबर में x + c।
अब ये जो लाइन है इसे हमें पास कराना है कहाँ से, 1,2 से पास कराना है। तो जरा 1,2 इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जब आप x की जगह 1 डालेंगे, y की जगह 2 डालेंगे, तो यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई है भाई, c की वैल्यू आ गई है 1। c की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो c की वैल्यू आई है इसको आप वापस यहाँ इक्वेशन में डाल दीजिए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्या आएगी भाई, y बराबर में x प्लस c की जगह आ गया 1। यही आपका आंसर यहाँ भी आया है, यही आपका आंसर यहाँ भी आया है, ठीक है ना। तो ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये तो हमने यहीं से डिड्यूस करी थी ना, ठीक है जी। जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो यहीं से हमने किया था। हमने x1 y1 को पॉइंट क्या मान लिया था, y एक्सिस के ऊपर मान लिया था 0,c, और फिर वो पुट किया तो ये वाली फॉर्म आ गई थी। तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं कि पहले आप फॉर्म को ये मान ले, m की वैल्यू पुट कर दी और c की वैल्यू निकाल ली, किससे, जिस पॉइंट से पास कर रहे हो वहां से आपने c की वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है जी। क्लियर है बात ये, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपकी चीज है उसको देखते हैं। अगला है एंगल्स बिटवीन लाइन, ठीक है जी। लाइंस के बीच का एंगल कैलकुलेट करना, एंगल बिटवीन लाइंस, लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है जी। तो ऐसा है बच्चों, देखो ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया। एक लाइन तो ये हो गई, इसको कह देते हैं L1 है, ठीक है जी। L1 कितना इंक्लिनेशन बना रहा है, यहाँ से L1 बना रहा है, मान लो कह दिया हमने, कितना बोल दें, θ1 बोल देते हैं। L1 जो इंक्लिनेशन बना रहा है θ1, ठीक है। एक लाइन इसके साथ आ गई, मान लो ये लाइन आ गई। ये लाइन कौन सी है, L2, और L2 जो इंक्लिनेशन बना रहा है भाई ये वाला, ये बोल देते हैं कितना बना रहा है, θ2, ठीक है। क्लियर है, लाइन L1 का इंक्लिनेशन है θ1, लाइन L2 का इंक्लिनेशन है θ2, ठीक है। तो अगर स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं साइड में। स्लोप की अगर बात करूं L1 की, तो उसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप क्या होता है भाई, टेंजेंट होता है, टेंजेंट ऑफ θ1 हो जाएगा। क्लियर है बात, ही टेंजेंट ऑफ θ1 हो जाएगा। और इसको मैं लिख लेता हूँ, ऐसे स्लोप को m से लिखते हैं, इसको हम m1 से लिख लेते हैं। ऐसे ही अगर L2 के स्लोप की बात करी जाए, स्लोप ऑफ L2, L2 का स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट ऑफ θ2, इसको बोल दिया हमने m2। क्लियर है बात की। हमें किस चीज से काम है, हमें काम है दोनों लाइनों के बीच जो एंगल बन रहा हो, चाहे तो आप ये वाला एंगल बात कर लो, ठीक है जी, या फिर देखो अगर ये निकाल लिया तो जो दूसरा एंगल है वो ये वाला बन रहा है ना, तो वो तो उसका सप्लीमेंट्री है, वो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक निकल गया तो दूसरा बड़े आराम से सप्लीमेंट्री से निकल ही जाएगा। तो हम कह देते हैं दोनों लाइंस के बीच ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है भाई, थीटा बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है बच्चों, थीटा बन रहा है, ठीक है बात ये। तो आपको अगर ये ट्राइंगल नजर आ रही हो, इस ट्राइंगल में जो θ2 है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल में जो θ2 है वो एक्सटीरियर एंगल है। और आप जानते हैं एक्सटीरियर एंगल दो ऑपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट से ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं साइड में, वो क्या कहती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, जो θ2 है वो बराबर आएगा थीटा प्लस θ1 के। जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपका दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर आएगा। क्लियर है बात इतनी। तो ये आ गया थीटा प्लस θ1। हमें किसकी बात करनी है, थीटा की, क्योंकि हमें वो निकालना है एंगल बिटवीन लाइंस। तो थीटा को हमने इधर रख दिया और θ1 को हम इधर ले आए, तो ये आ गया θ2 माइनस θ1। क्लियर है बात, ये एक रिलेशन आ गया, जो थीटा है वो क्या आ गया, θ2 माइनस θ1 के बराबर आ गया। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है जी। अब क्या किया मैंने, दोनों साइड में टेंजेंट ले लिया, इधर भी मैंने क्या किया बच्चों, टेंजेंट ले लिया, और इधर भी मैंने क्या किया, टेंजेंट ले लिया, ठीक है। दोनों साइड में क्या किया भाई, टेंजेंट ले लिया है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर तो आ गया tan थीटा, यहाँ पर आ गया tan थीटा। यहाँ पर टेंजेंट ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, याद है। टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था टेंजेंट a
माइनस टेंजेंट बी, ठीक है जी, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी। आई होप ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैं करवा चुका हूँ। टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब ये जो टेंजेंट है वो तो हमें पता है m1 m2 पता ही है हमें, है ना, वो वहां पे डाल देते हैं m1 m2 की जगह। तो जो आपका टेंजेंट थीटा है उसकी जो वैल्यू आ रही है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है बच्चों? m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको 11th क्लास में भी मिलेगा, ठीक है। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का, उनके स्लोप के थ्रू आप एंगल बता सकते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम मोड में रखते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम मोड में रखते हैं, ठीक है ना, ताकि जो हमारा आंसर आए वो पॉजिटिव आए, ठीक है। एक ही तरफ हम चले, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आने के बाद क्या होगा? पॉजिटिव जैसे ही आपका आंसर यहाँ से आएगा, अगर टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो थीटा होगा वो एक्यूट होगा, ठीक है ना। अगर टेंजेंट की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो एंगल आपका बन रहा होगा वो एक्यूट बन रहा होगा। और अगर हम एक्यूट एंगल निकाल देंगे तो हम वहां से बड़े आसानी से ऑब्ट्यूस बता सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम एक बार एक्यूट एंगल निकाल देंगे तो वहां से हम बड़े आसानी से ऑब्ट्यूस एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये नोट कर लो बच्चों, जिसको नोट करना है एक्सप्लेनेशन, हालांकि प्रूफ नहीं पूछा जाता, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करो नोट, 2 मिनट है, नोट करो, फिर क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट कर लो, चाहे आपकी मर्जी है। कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, ठीक है। पूरा नोट करने की बजाय स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में नोट कर लेना फिर आराम से। ठीक है जी, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, आपको दो लाइंस के बीच का एंगल बताना है। पहली लाइन तो है उसमें y माइनस, पहली लाइन है y माइनस अंडर रूट 3x माइनस 5 बराबर में 0। ये आपकी पहली लाइन है y माइनस रूट 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन है रूट 3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0। दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा। दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा। सबसे पहले तो m1 m2 फाइंड आउट करो और फिर उसको वहां पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। m1 m2 फाइंड आउट करो पहले। चलिए सबसे पहले m1 m2 फाइंड आउट करते हैं बच्चों, कितना आ रहा है, ठीक है। पहली इक्वेशन से m1 m2 निकालने के लिए पहली इक्वेशन से इसको क्या लिख लिया, y बराबर में अंडर रूट 3x प्लस 5। तो इस फॉर्म में लिखने का फायदा ये होता है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं y बराबर में mx प्लस c से, ठीक है। तो m की वैल्यू आपको नजर आएगी, जो x का कोफिशिएंट होता है वो m की वैल्यू होती है, ठीक है। तो पहले वाले के अंदर जो m1 है, m1 हमें मिल गया कितना है, अंडर रूट 3 है, m1 है अंडर रूट 3, ठीक है।
अब m2 की बात करते हैं, m2 को यहाँ से निकालते हैं, क्या दे रखा है, √3y माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो y को तो एक तरफ कर दिया, √3y बराबर आ गया x माइनस 6, √3 को नीचे ले गए तो y बराबर में x डिवाइड बाय √3 माइनस 6 डिवाइड बाय √3। तो हम जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है तो x के साथ वाला हमारा स्लोप होता है, तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाय √3, m2 की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाय √3। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इन दो वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, निकालते हैं जरा। तो ये आ जाएगा tan थीटा ये आपका बराबर आएगा मॉड ऑफ m2 माइनस m1। तो m2 क्या है, 1 बाय √3 माइनस क्या कर दिया हमने, √3 कर दिया, तो 1 बाय √3 माइनस कर दिया √3, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ गया 1। ठीक है जी, इसको हमने पूरे को सॉल्व किया, आप इस चीज को सॉल्व कर लो, अंदर वाली चीज को रैशनलाइज कर लो, तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं tan थीटा, अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लो बच्चों, वहां से आपके पास रिजल्ट आएगा 1 बाय √3। ठीक है ना, tan थीटा ये आपका बराबर आ जाएगा -1 बाय √3, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है बात ये, और मोड लगा हुआ है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपका आंसर जो चलेगा वो पॉजिटिव ही चलेगा, आंसर आ जाएगा 1 बाय √3। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1 बाय √3 आ जाएगा। ठीक है बात ये, तो अब tan थीटा 1 बाय √3 कब होता है, जब थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा 30 डिग्री। जब थीटा आपका 30 डिग्री होगा तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 बाय √3। तो दो आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे, एक तो 30 आ गया और एक हमें पता था सप्लीमेंट्री एंगल भी तो बनता था, एक सप्लीमेंट्री एंगल भी तो बनता था, तो एक 30 है तो दूसरा एंगल जो इसका सप्लीमेंट्री है वो क्या आएगा, 150 आएगा। एक 30 है तो जो इसका सप्लीमेंट्री है वो कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कैसे ये क्वेश्चन किया है, कैसे आपने फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला से कुछ इम्प्लीकेशंस जो हमारे पास आते हैं, ठीक है जी, कुछ बातें जो हम सोच सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप पहले केस में बात करूं मैं, अगर आप जाने कि दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ऐसे केस में जो उनके बीच का एंगल होता है कितना होता है, बताना जरा। दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, जीरो डिग्री है ना। दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है भाई, 0 डिग्री होता है। ठीक है बात ये, तो जरा लगा देते हैं वहां पे फॉर्मूला। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल जो उनके बीच बनेगा वो बनेगा टेंजेंट 0, बराबर में फॉर्मूला कहता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। टेंजेंट 0 की वैल्यू प्यारे बच्चों होती है 0, इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में है वो तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या, m2 माइनस m1। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आ गया कि m2 बराबर में m1। तो ये हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन क्या है भाई, पैरेलल हैं, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि उन दोनों लाइनों का जो स्लोप होगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। और बहुत बेसिकली बहुत फंडामेंटल बात भी है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप यानी कि इंक्लिनेशन बराबर आएगा ना। दो लाइन पैरेलल होने का मतलब क्या है, ऐसे बनाया, ठीक है जी, एक लाइन ऐसे आ गई, एक उसके पैरेलल ऐसे आ गई, तो जो एंगल ये वाली एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी वही सेम ये भी बनाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से नजर आ रहा है, तो दोनों का स्लोप तो बराबर आएगा ही। ठीक है जी, दोनों का जो स्लोप है वो बराबर आएगा ही। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि ऐसी लाइन जो आपकी क्या रहे, दो लाइनें अगर पैरेलल रहे तो आप क्या कर सकते हैं, m2 बराबर m1 कर सकते हैं, दोनों का स्लोप को आप क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है बात ये, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल। ठीक है, क्लियर है, हैंड रेज करो।
आयुष कुमार कह रहा है सर वीडियो ब्लर हो रहा है, तो भाई नेटवर्क चेक करवा, वाईफाई लगवा बढ़िया सा, तभी बातें बनेंगी, ठीक है। चलो बच्चों, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देता हूं। एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है बच्चों, मान लो x प्लस 4y प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन आपको क्या है बच्चों, गिवन दे रखी है पहले से, ये जो x प्लस 4y है वो प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। आपको एक लाइन फाइंड आउट करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के तो पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के तो क्या हो, पैरेलल हो, एंड पासिंग थ्रू इस लाइन के तो भाई पैरेलल हो जाए, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू कर लो, रैंडमली दे रहा हूं, पासिंग थ्रू 1,2, 1,2 से पास कर रही हो और इस लाइन के पैरेलल हो, बताना जरा। एक ऐसी लाइन जो ऊपर वाली लाइन के तो पैरेलल हो और 1,2 से पास कर रही हो। आशुतोष श्रीवास्तव क्या लिख के भेज रहे हो, 16 लाइन की इक्वेशन पूछी है तुमसे। चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो पॉइंट तो पता है आपको, आपको स्लोप जानना है, बस आप फिर उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, और स्लोप आपको पता है, जो इसका स्लोप आएगा वही उसका स्लोप आएगा। इस लाइन का स्लोप अगर आप ध्यान से देखो -1/4 आ रहा है, ऊपर वाली लाइन का अगर स्लोप आप निकालो तो कितना आ रहा है, -1/4 आ रहा है। y को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी सब तरफ ले जाना, तो जो x का कोफिशिएंट आएगा वो आपका स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू आ रही है -1/4। अब आप लगा सकते हो फॉर्मूला, कौन सा कोई भी लगा लो, mx प्लस c से चले जाते हैं, y इज इक्वल टू m कितना है, -1/4x प्लस c। अब इस लाइन को पास कराना है 1,2 से, यानी x की जगह 1 डाल दो, y की जगह 2 डाल दो, x की जगह 1, y की जगह 2, यहाँ आ गया 2, x की जगह 1 डाला तो ये आ गया -1/4 प्लस आ गया c। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे, 4 2 8 प्लस 1 9/4, c की वैल्यू आ रही है 9/4, यहाँ से c की वैल्यू आ रही है 9/4, तो अब यहाँ वापस c की वैल्यू डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर में -1/4x और c की वैल्यू आ गई 9/4। और एलसीएम ले लो, इधर ले जाओ तो आ जाएगा 4y बराबर में -x प्लस 9। तो आपका आंसर, -x को भी इधर ले आओ, x प्लस 4y बराबर में आ जाएगा 9, x प्लस 4y बराबर में आ जाएगा 9। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। कहने का मतलब ये है कि आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि अगर एक लाइन के बारे में बताना है, लाइन के बारे में बताने के लिए ऑल यू नीड इज अ स्लोप, एक स्लोप पता चाहिए और एक पॉइंट पता चाहिए। पॉइंट गिवन है तो स्लोप आपको निकालना पड़ेगा, कंडीशन देखनी पड़ेगी क्या कंडीशन है, और वो कंडीशन हमने क्या लगाई है कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप बराबर आएंगे, ठीक है। अब इस बात को आप ऐसे भी समझो बच्चों, स्लोप इक्वेशन के अंदर किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है कि वाई पे, बताना जरा। स्लोप इक्वेशन के अंदर एक्स पे डिपेंड करता है या वाई पे? सभी बच्चों ने एक्स लिखा, एक आधे ने वाई भी लिखा है, वाई भी लिखा है। तो बेटा दोनों पे डिपेंड करता है ना, किसी एक पे डिपेंड नहीं करता, दोनों पे करता है। क्योंकि एक्स पे जब आप डिपेंड कर रहे हो कि मान लो आपने कहा सर नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, स्लोप तो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो वाई पे कैसे डिपेंड करेगा? एक्स का कोफिशिएंट तब होता है जब आप फॉर्म कौन सी यूज कर रहे हो, वाई बराबर में mx प्लस सी, यानी वाई का कोफिशिएंट उस समय पे 1 होना जरूरी है, वाई का कोफिशिएंट उस समय पे 1 होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं,
यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट क्या है, मान लो अभी तो 1 लिखा हुआ है, तो स्लोप इसका क्या 1 था? नहीं, स्लोप क्या था इसका? माइनस का 1/4 था ना स्लोप माइनस, क्योंकि आपने क्या किया, y को इधर रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए, y का कोफिशिएंट जब 1 बना लिया तब जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप है। y का कोफिशिएंट जब 1 बना लिया, y का कोफिशिएंट जब 1 बना लिया, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट आ रहा है वो स्लोप है। तो एक्चुअल में दोनों पे डिपेंड कर रहा है, y का कोफिशिएंट भी तो आपको 1 करना पड़ेगा, तभी आप स्लोप के बारे में कह सकते हो। ठीक है बात ये। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन की बात कर रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका स्लोप बताना बच्चों कितना आ रहा है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये जनरल फॉर्म है, इसका स्लोप बताओ, व्हाट इज द स्लोप? भाई माइनस का a बाय बी आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा माइनस का a अपॉन बी। ठीक है, और यही होता है स्लोप, हमेशा क्या होता है? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप हमेशा क्या होता है? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, है ना? यही तो है। देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, माइनस a बाय बी। तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर है बात ये? तो अगर आपको एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपने देखा स्लोप सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे और y पे। स्लोप जो डिपेंड कर रहा है वो x और y की कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है। कांस्टेंट टर्म का तो कोई पंगा नहीं है स्लोप निकालने में, कांस्टेंट टर्म का तो स्लोप निकालने में कोई योगदान नहीं है। ठीक है बात ये। तो अगर आपको एक लाइन जो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल अगर एक लाइन लिखनी है, तो आप जानते हो उन दोनों लाइनों का स्लोप तो बराबर ही है। तो इसके पैरेलल एक लाइन लिखनी है तो उसे कैसे लिखा जा सकता है? ax प्लस बी वाई प्लस कोफिशिएंट हम कुछ और ले सकते हैं, मान लो लिया k बराबर 0। अब ये जो दो लाइनें हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों पैरेलल हैं। इसका स्लोप भी बच्चों कितना आ रहा है? माइनस a बाय बी। इसका स्लोप भी कितना आ रहा है? माइनस का a अपॉन बी। तो जब भी आपको ऐसा करना हो, किसी लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन आपको लिखनी हो फटाफट, तो लिखने का तरीका क्या होता है? x और y वाली टर्म्स तो एज इट इज फेल दो, उनमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। x और y को एज इट इज आप रख दो, कांस्टेंट टर्म आपको बदलनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो लाइन की इक्वेशन थी, इस क्वेश्चन में जो लाइन की इक्वेशन थी क्या थी भाई? लाइन की इक्वेशन बताइएगा जरा। इस क्वेश्चन में जो लाइन की इक्वेशन थी क्या थी? बताना जरा एक बच्चा। हमने लाइन की इक्वेशन लिखी थी ना ऊपर, क्या थी इक्वेशन ऑफ लाइन? x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। अरे जो ऊपर अभी लाइन की इक्वेशन यहाँ लिखी थी भाई, वो क्या थी? x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। चलो ये थी जो अभी इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करी थी, वो थी x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। यही थी, है ना? हमें क्या कहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा था फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के तो पैरेलल होनी चाहिए, एंड पासिंग थ्रू 1,2। इस लाइन के पैरेलल अगर आपको कोई लाइन लिखनी है, इस लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन लिखनी है, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ? तेजी से लिख सकता हूँ x प्लस 4y प्लस k बराबर 0। ये वो लाइन आ गई जो उसके पैरेलल है ऊपर वाली के। ठीक है बात ये? क्योंकि देखो ax प्लस बी वाई, ax प्लस वो तो सेम ही आएगा, उससे वही तो स्लोप बनाता है, तो स्लोप तो बराबर कर दिया, प्लस में क्या कर दिया? k कर दिया, प्लस में क्या कर दिया भाई? k कर दिया। ठीक है बात ये? तो स्लोप बराबर है और प्लस में क्या कर दिया? k कर दिया। अब इस लाइन को कहां से पास कराना है? इस लाइन को पास कराना है 1,2 से, तो डाल देते हैं उसमें 1,2। x की जगह 1 डालो, y की जगह 2 डालो, 1 प्लस 8 आ जाएगा, 1 प्लस 8 9, k की वैल्यू आ गई -9। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से? x प्लस 4y, k की वैल्यू आ गई -9 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। तो जहां हमने पहले ऊपर वाली लाइन का स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद फिर ये फॉर्म लगाई, तब आंसर आया। वहीं अब आप ध्यान से तेजी से क्या कर सकते हो, अगर एक लाइन पता है और उसके पैरेलल आपको कोई और लाइन लिखनी है, तो आप x और y वाली टर्म्स तो सेम लिख दो, बिकॉज स्लोप इज सेम, दोनों का स्लोप बराबर है। तो x और y वाली टर्म्स को क्या कर दो भाई? सेम रख दो, प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड कर दो। और उस कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे बता सकते हो? जो भी और कंडीशन गिवन रहेगी। जैसे यहाँ पर अगर आपको लाइन दी हुई है
तो वहां पर आप लाइन लिख सकते हैं। ठीक है बात, ये क्लियर है? क्लियर है बात ये? आगे बढ़े, पैरेलल वाली चीजें कंसेप्ट क्लियर है? तो ध्यान रखिए, अगर एक लाइन पता है उसके पैरेलल में लिखनी है तो आप बड़ी तेजी से लिख सकते हैं। उसमें आपको पहले वाली का स्लोप निकाल के फिर काम करना हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्लोप डिपेंड करता है सिंपली एक्स और वाई दोनों कोफिशिएंट्स पर। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला का एक चीज हमने बता दिया आपको, ठीक है, एक चीज हमने बता दी, अब दूसरी चीज पे बात करते हैं। एक चीज पे बात हो गई, अब दूसरी चीज पे बात करते हैं। हमने कहा दो लाइनें पैरेलल हैं तो वो केस बनेगा m1 बराबर m2 आएगा। अब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यदि दो लाइन्स क्या हो भाई, परपेंडिकुलर हो, दो लाइन्स क्या हो भाई, परपेंडिकुलर हो, ठीक है जी। परपेंडिकुलर के केस में एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री बन जाएगा। परपेंडिकुलर के केस में एंगल जो दोनों के बीच में बनेगा वो बनेगा 90। तो डाल देते हैं, यहाँ आएगा टेंजेंट 90 बराबर में m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है भाई, कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को? तो यहाँ पे टेंजेंट 90 बताएं बच्चों क्या होता है? टेंजेंट 90 क्या होता है? आशुतोष श्रीवास्तव, गलत बताया भाई तूने, बहुत गलत। बाकी सबने सही बताया है। टेंजेंट 90 नॉट डिफाइन होता है, टेंजेंट 90 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, ये जो क्वांटिटी होती है ये नॉट डिफाइन होती है। ठीक है जी, तो अगर ये क्वांटिटी नॉट डिफाइन है इसका मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर रहा होगा वो जीरो रहा होगा, बिकॉज समथिंग डिवाइड बाय जीरो तभी नॉट डिफाइन आता है। सही बात है कि नहीं है? ये समथिंग डिवाइड बाय जीरो, समथिंग डिवाइड बाय जीरो तभी आंसर नॉट डिफाइन आएगा आपके पास, यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो रहा होगा, यानी कि 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 ये क्या रहा होगा बच्चों, जीरो रहा होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो कंडीशन मेरे पास सामने आई वो ये आई कि m1 m2 ये बराबर होगा -1 के। दिस इज द कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने इतनी बड़ी लाइन आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए मैंने बोल दी। ठीक है, m1 m2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, -1 के बराबर आएगा। ठीक है, दो लाइंस का स्लोप, जब भी दो लाइंस का स्लोप आप मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट -1 आ जाए, इसका मतलब दोनों लाइनें क्या हैं भाई, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बात? आप क्या कर रहे हैं क्या? आगे बढ़े क्या? चलिए जी आगे बात करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, वही लाइन ले लेते हैं जो पिछली बार ली थी हमने, x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। दिस इज द लाइन, ये लाइन है। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो कहाँ से पास कर रही हो बच्चों, 1,2 से पास कर रही हो, उसकी इक्वेशन बताइए। ये लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो कहाँ से पास कर रही हो, 1,2 से पास कर रही हो, उसकी इक्वेशन बताइए क्या आएगी। सॉल्व करो।
चलिए करते हैं बच्चों। तो सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा। अगर इस लाइन की बात करें तो इसका जो स्लोप है, m1 की बात करूं, जो स्लोप है वो होता है -a/b, दैट इज -1/4। स्लोप होता है -a/b, वो हो गया 1/4। तो अब आपको उस लाइन का स्लोप बताना है जो उसकी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आपको इतना पता है कि सर m1 मल्टीप्लाई m2 ये -1 के बराबर आएगा। m1 की वैल्यू है -1/4 इंटू में m2 बराबर है -1। तो यहां से अगर आप m2 निकालें तो कितना आ गया, 4 आ गया। यानी जो दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, उसका स्लोप कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। क्लियर है बात ये। चलिए आगे बात करते हैं। अब आसान है काम, लाइन लिख ली क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m कितना है 4, x प्लस सी। पास कहां से कराना है, 1,2 से पुट कर देते हैं। x की जगह 1, y की जगह 2, ये हो गया 4 और यहाँ आ गया 2, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो c की वैल्यू बच्चों -2 नजर आ गई। अगर c की वैल्यू -2 है वो यहाँ वापस पुट कर दी तो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी y इज इक्वल टू 4x - 2। दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। लाइन जो ऊपर वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। वो लाइन जो ऊपर वाली लाइन के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। ठीक है बात, ठीक बा, क्लियर है। कर लोगे आप पैरेलल वाले क्वेश्चन भी, परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन भी भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड दे रहा हूं, जल्दी से आप आंसर बताइएगा। जल्दी से आप आंसर बताइएगा। लाइन दे रखी है x - 2y + 3 = 0। x - 2y + 3 = 0, ये आपकी लाइन है। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो और पास कर रही हो 1, -2 से। लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो और पास कहां से कर रही हो, 1, -2 से। बताइए। चलिए बच्चों चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है m1 कितना दे रखा है बच्चों, इस स्लोप आएगा 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस लाइन का स्लोप 1/2 आ रहा है, चेक कर लेना। तो जो m2 होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप आ जाएगा -2। सही है बात भाई, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, -1 होता है। ठीक है ना। तो दूसरी लाइन जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप आएगा -2। अब उस लाइन के बारे में लिख लेते हैं। लाइन क्या होगी, y = mx, m की जगह -2 आ गया, x + c। पास कराना है 1, -2 से, तो x की जगह 1, y की जगह -2, यहाँ डाल दिया -2, x की जगह 1 डाला तो -2 + c। तो c की वैल्यू तो 0 आ गई बच्चों, c की वैल्यू 0 आ गई, वो यहाँ पे पुट किया तो आंसर आ गया y बराबर में -2x। दिस इज योर आंसर। y बराबर में -2x इज योर आंसर। शायद किसी बच्चे का आंसर सही नहीं आया था। ठीक है, 1-2 का सही आया था। सही है बात। आशुतोष श्रीवास्तव मेरा था, चल भाई झूठे।
गलत था तेरा। आदर्श त्रिपाठी बड़े बेचैन से बैठे हो हैं, क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन भेज दो। अरे सब देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो हैं? सब देंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो इतने दे देंगे कि तुम करते करते थक जाओगे, ठीक है। चिंता ना करो, करने वाले बनो बस। वत्सल इसका शॉर्टकट, अबे इससे ज्यादा क्या शॉर्टकट करेगा हैं? आंसर बता दूं तुझे कि आंसर बस ऐसे ABCD आगे आंसर है, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो खेल ले भाई, और क्या शॉर्टकट। तो वो वाला भी जो बताया वो मैंने कोई बड़ी चीज नहीं थी, ठीक है, क्लियर है। वो कोई बड़ी चीज नहीं थी, आप बड़े आसानी से M1 M2 अब निकाल सकते हो ना, स्लोप आप देखो तेजी से। अब मैंने कोई यहाँ पर पूरी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c थोड़ा नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ देखा स्लोप क्या है वो लिखा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल वो लिखा, आंसर आ गया। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे जैसे ही क्वेश्चंस की, तो आपको चीजें कवर अप हो जाएंगी, चिंता ना करें, ठीक है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। टाइम देखने एक बार, टाइम कितना बचा है, तभी कराएंगे अगला टॉपिक। ये अगली क्लास आज आपकी किस समय है बताएंगे जरा, नेक्स्ट क्लास का क्या समय है आपकी? 3:20 पर है आपकी अगली क्लास, ठीक है। फिर तो कर लेते हैं थोड़ी देर और काम, ठीक है, करते हैं थोड़ा सा और काम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भाई मैथ की क्लास जिस दिन भी होगी वो एक्स्ट्रा समय पे जरूर होगी, है ना, तो इस बात का ध्यान रखें। कहीं कोई बच्चा बाद में कहे कि सर टाइम टेबल में तो 3 बजे से थी, आपने पहले ले ली, ठीक है, या 2:30 बजे से थी। तो इसलिए ध्यान रखें कि टाइम टेबल में चेंजेस हो जाते हैं जब मैथ की क्लास होगी, ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना आप सीख चुके हैं। आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तो पॉइंट हो और एक लाइन हो। तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर मैं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ और किसी लाइन की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट से तो लाइन के ऊपर आप बहुत सारे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस हम मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बात ये, वो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यदि ये कोई पॉइंट है x1 y1, ठीक है, ये कोई पॉइंट है x1 y1 और ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और आपको क्या करना है, पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस लाइन से, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस लाइन से। तो डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको डी से लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान तरीका है, एक ही बार देखें, ठीक है। प्रूफ अगर देखना हो तो आप, मैं प्रूफ बता दूंगा कहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो कैसे याद रखना है वो आप देखें, जो पॉइंट है उसको आप इस लाइन में पुट कर दें, पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दें, यानी x की जगह x1 डाल दो, y की जगह y1 डाल देना। तो पॉइंट को लाइन में पुट करो, क्या आएगा, a x की जगह x1 प्लस b y की जगह y1 प्लस c, ये एज इट इज आएगा, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जो x का कोफिशिएंट होगा
और जो y का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे दोबारा देख लो, फॉर्मूला कैसे याद रखना है। पहले जो पॉइंट है उसको आप लाइन में पुट कर दो। पॉइंट क्या था x1 y1, उसे लाइन में पुट कर दिया, x की जगह x1 डाल दिया, y की जगह y1 डाल दिया, वो ऊपर रख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये बात मालूम होगी, देखो ये वाली चीज तो पॉजिटिव आएगी, नीचे वाली चीज उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट लगा हुआ है ना, पॉजिटिव आएगी वो चीज तो, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली चीज नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि पॉइंट को जब आप लाइन में पुट करोगे तो नेगेटिव भी आ सकता है आंसर। ठीक है बात, ये नेगेटिव भी आ सकता है आंसर। तो अगर ऐसा केस हो जब आपका आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर मोड लगा देते हैं, बिकॉज डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, वो आपका पॉजिटिव ही आंसर होगा, इसलिए मोड लगा दिया है, ताकि अगर आंसर नेगेटिव भी आए तो मोड की वजह से हम आंसर पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है बात, ये क्लियर है। इससे रिलेटेड बहुत छोटा सा जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मान लीजिए आपको कहे कि आपको डिस्टेंस बताना है 2,3 का फ्रॉम मान लो कह दे x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, इस लाइन से। ठीक है, ये एक लाइन है, ये पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, सबसे पहले पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, x की जगह 2 डाल दो, y की जगह 3 डाल दो, क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, ये तो ऊपर आ गया अंडर रूट में, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है बात, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है बात इतनी। तो d आ जाएगा आपके पास कितना, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप मोड लगाना चाहे लगा दें, क्योंकि आंसर वैसे भी पॉजिटिव आ रहा था इसलिए मैंने हटा दिया था। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव नंबर आ रहा होता ना, 10 की जगह -10 आ रहा होता, तो भी मैं आंसर 10 दे रहा होता। ठीक है, तो भी मैं आंसर क्या दे रहा होता, 10 दे रहा होता। अगर 10 की जगह -10 भी आता ना, तो भी आंसर मेरा 10 में ही आता। ठीक है, मोड लगा रखा वहां। अगर क्वेश्चन में किसी एंगल पे निकालना हो, नहीं भाई इतना अत्याचार नहीं करेगा एग्जामिनर तेरे ऊपर। ठीक है, इतना अत्याचार नहीं करेगा कि आपको एंगल पे दे देगा। ठीक है बबुआ, चिंता ना करो। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देता हूँ। 1,2 का डिस्टेंस निकालो, लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 10 से। बताइए क्या डिस्टेंस आएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले x की जगह 1, y की जगह 2 डाल दिया, तो आ गया 2 प्लस ये आ गया 3 2 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऊपर मोड लगा दिया ताकि आंसर पॉजिटिव ही रहे। 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 10 हो गया -2, तो आंसर आएगा 2, क्योंकि हमने मोड लगा रखा है। अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 क्या आ जाएगा बच्चों, 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 13, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है बात, ये क्लियर है। 2 अपॉन रूट 13, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो था पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, आगे लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का अगर डिस्टेंस आपको बताना हो, तो आप जानते हैं दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं। एक तो लिख रहा हूं बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0, दूसरी लिख रहा हूं ax प्लस बी वाई
प्लस C2 बराबर 0। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम बात कर चुके हैं इस पे कि x और y के कोफिशिएंट सेम आएंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदल दीजिए। दो आपकी पैरेलल लाइन आपके सामने हाजिर है, ठीक है। अब अगर इन दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको कहे कि आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2, यानी कांस्टेंट टर्म का ऊपर डिफरेंस डिवाइड में वही चलेगा जो पिछले वाले फॉर्मूला में था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में वही रहेगा जो पिछले फॉर्मूला में था डिस्टेंस वाले में। ऊपर क्या आ जाएगा, C1 माइनस C2 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा भाई, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करो इस पे। क्वेश्चन एक लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है जी। दूसरी लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0। बताइए क्या आएगा आंसर, बताइए क्या आएगा आंसर। दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। चलिए जी करते हैं बात। तो जैसा आप जानते हैं C1 दे रखा है 5, C2 दे रखा है 20, तो ऊपर डिस्टेंस आ गया 5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर आएगा 16, 25 आ गया, 25 का बाहर आएगा 5, ऊपर आ गया -15 का मोड आएगा 15, 5 से 15 कट गया, आंसर आ गया 3। तो आपका आंसर आ गया 3 यूनिट्स आपका आंसर है, ठीक है जी। 3 यूनिट्स इज योर आंसर। आई होप ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जी। ये पॉइंट सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन, आज का हमारा ये काम खत्म। होमवर्क आप लोग लिख लें, ठीक है जी। और होमवर्क जो बच्चा करेगा उसी को मैं आगे स्ट्रेट लाइन में कुछ और बातें पढ़ाऊंगा, बाकी अगली बार हम नेक्स्ट चैप्टर 2 शुरू कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बात ये। तो होमवर्क है आपका जो 11th क्लास की एनसीईआरटी से, 11th जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की एनसीईआरटी से आप लोग जो 10.1, 10.2 और 10.3 ये 3 एक्सरसाइजेज आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। 10.1, 10.2, 10.3, ठीक है जी। ये 3 एक्सरसाइजेज हैं, ये 3 एक्सरसाइजेज 11th की एनसीईआरटी से आप लोग कंप्लीट कर लें परसों तक, ठीक है। परसों तक, परसों की क्लास से पहले तक। क्लियर है, क्लियर है। नहीं अभी चैप्टर ये सिर्फ आप कह सकते हैं 11th में एनसीईआरटी लेवल पे हमने खत्म किया है, पूरा नहीं किया है अभी भी, पूरा नहीं किया है अभी भी। लेकिन पूरा करवाने का फायदा उन्हीं बच्चों को है जो इसमें दिल लगा के, जान लगा के मेहनत करेंगे, ठीक है। सबको नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि उतना अपना कोई वो सीन नहीं है। हमने तो क्या कराना है आपको, जितना आपको एनटीएससी में पूछ सकता है, तो उतनी बातें हम कर चुके हैं। पर एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में जो सीखनी है, ठीक है। तो वो उन्हीं को कराई जाएंगी जो बच्चे काम पूरा करेंगे। वो कैसे काम मैं चेक करूंगा वो मेरे ऊपर है, ठीक है, वो मैं चेक करूंगा। बट अगली बार से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो रह गए होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप यहाँ तक की सभी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी।